मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलुम रांची से कोविड-19 के इस महामारी का सामना करते हुए हम आप लोगों के बीच कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत यूनिट 4 लेकर उपस्थित हूँ। यूनिट 4 के अंतर्गत मैंने आपको बुद्धि बता चुका हूँ और मैं पिछली वीडियो में आपको सांवेगिक बुद्धि क्या है और सांवेगिक बुद्धि के तत्व कौन कौन से हैं उसको मैंने क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच सांवेगिक बुद्धि की प्रकृति क्या है एवं विशेषताएं दोनों को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि सांवेगिक बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं पर प्रकाश डाला जाएगा। वास्तव में सांवेगिक बुद्धि की जो प्रकृति है, अगर हम बात करें उसकी प्रकृति, स्वरूप एवं उसके सर्वमान गुणों तत्वों को ही उसकी प्रकृति कहते हैं। पहले मैंने प्रकृति का पर विशेष बल देते हुए वास्तव में जो सांवेगिक बुद्धि मनुष्य की जो वह युक्ता है, सांवेगिक बुद्धि मनुष्य की वह युक्ता है जिसके द्वारा यह स्वयं के एवं दूसरों के संवेगों एवं मनोभावों को समझता हो। सांवेगिक व्यक्ति के प्रकृति के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट जो अपने मनोभावों को के आधार पर दूसरों के मनोभावों एवं विचारों को समझना उसकी प्रकृति के अंतर्गत सम्मिलित है। और अगर अपने संवेगों को इस प्रकार से व्यवस्थापन करता है कि उनकी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, कोई भी व्यक्ति अपने संवेग का व्यवस्थापन इस अनुसार करता है कि जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं उससे किसी भी व्यक्ति का नुकसान न हो। अगर सब में यही प्रवृत्ति अगर विकसित हो जाए तो ये सांवेगिक बुद्धि का एक अच्छी प्रकृति के रूप में उभरकर सामने आती है। अगर वह चीज़ें कब हो सकती हैं? जब मनुष्य की योग्यता, जो मनुष्य के अंदर जो योग्यता है उसके अनुसार अगर वह कार्य करता है तब वह प्रवृत्ति या मनोदशाएं उसके अंदर व्याप्त होती हैं, अन्यथा नहीं। इस बात में उन्होंने डिलियन गोल्डमैन ने जो प्रकृति की बात कहा कि संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपनी मनोदशाओं को देख और समझकर
स्पष्ट कहा, देख एवं समझकर पहले अपनी मनोदशाओं को देखता है और समझता है, तब वह मनुष्य अन्य मनुष्यों से संबंध स्थापित कर उन्हें प्रभावित करता है। कोई भी व्यक्ति पहले अपनी मनोदशाओं को देख लेता है, सांवेगिक बुद्धि वाला बना, तब अन्य दूसरे मनुष्य के साथ वह संबंध स्थापित करने में अच्छी प्रकृति का निर्माण करेगा अथवा नहीं। तो मुझे पहले अपनी मनोदशाओं को समझना होगा। जब अपनी मनोदशाओं को हम समझ लेंगे, तब अन्य मनुष्य से संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका का उत्पादन कर सकते हैं। अगर पहले मैं अपना मनोदशा न समझे, तो मैं दूसरे की मनोदशाओं को कैसे समझ सकता हूँ? व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी मनोदशाएं, अपनी संवेग आदि को समझते हैं प्रकृति के अंदर। डेलियन गोल्डमैन ने प्रकृति की बात उन्होंने अगले क्रम में कहा कि वास्तव में जो संवेगात्मक बुद्धि है, वह मनुष्य की सफलता के लिए आधारभूत तत्व होती है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए सांवेगिक बुद्धि एक आधारभूत प्रकृति है, तत्व है, स्वरूप है। इसी के द्वारा व्यक्ति अपनी संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार सफलता पाने में महारत हासिल करता है। स्वयं अपनी में स्वयं तत्व विकसित करे, तब वह सफलता में महारत हासिल कर सकता है। गोल्डमैन ने अगले क्रम में प्रकृति की बात रखा और उन्होंने अगला क्रम में बोला कि अगर संवेगात्मक बुद्धि, तो ये हम कह कि संवेगात्मक बुद्धि जन्मजात होती है, स्पष्ट रूप से संवेगात्मक बुद्धि जन्मजात होती है, और इसका जो विकास अनुभव एवं परिपक्वता द्वारा संपन्न होता है। इसका जो विकास है वह अनुभव द्वारा संपन्न होता है और परिपक्वता व्यक्ति का जैसे जैसे विकास होता है, व्यक्ति वैसे वैसे परिपक्व होता जाता है। उसी विकास, अनुभव एवं परिपक्वता के आधार पर व्यक्ति के सांवेगिक बुद्धि का निर्माण होता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि यह जन्मजात होती है, लेकिन विकास और अनुभव एवं परिपक्वता के द्वारा ये संपन्न होता है। कितनी अच्छी बात गोल्डमैन ने कहा प्रकृति के अंतर्गत। एक बात उन्होंने और रखा और कहा कि संवेगात्मक बुद्धि जो है, बुद्धि एवं विकास एवं क्षति दोनों ही संभव है। उन्होंने कहा संवेगात्मक बुद्धि का विकास एवं क्षति दोनों ही संभव हैं। विकास एवं क्षति पर्यावरण में मानव स्पष्ट कहा है कि पर्यावरण में मानव या मनुष्य किस प्रकार से अनुभव प्राप्त करता है, इस पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति पर्यावरण के साथ किस प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है, वह व्यक्ति पर निर्भर है। मतलब कि अगर मैंने विकास और क्षति, हमारी विकास और क्षति हो रही है, तो वह कहीं न कहीं विकास एवं क्षति का दोष उसके मनोशारी विकास पर माना जाएगा। कि मनुष्य या व्यक्ति मूल रूप से
सांवेगिक बुद्धि विकास के साथ साथ उसकी क्षति पर भी निर्भर है। अक्षति कब होता है व्यक्ति का? जब वह वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, तब उसको क्षति भी विकसित होती है विकास के साथ साथ। जिल गोलियमैन ने प्रकृति के क्षेत्र में इसको भी देखा। और उन्होंने एक बात और कहा कि अगर संवेगात्मक बुद्धि पर्यावरण से अंतःक्रिया के फलस्वरूप सतत परिष्कार होता रहता है, उसमें कहा कि पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके समायोजन करके अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सांवेगिक बुद्धि की प्रकृति के अंतर्गत सम्मिलित है। इसलिए पर्यावरण, यदि प्रकृति, पर्यावरण क्या है? प्रकृति। अगर प्रकृति की बात करते हैं, रूसो ने जो कहा था कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा उसे प्रकृति स्वयं दंड देगी। रूसो ने कहा कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो। अगर बालक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। इसीलिए रूसो ने बालक को स्वतंत्र छोड़ने की बात कहा। छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि विकास और के साथ साथ क्षति क्या होता है। अब पर्यावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित न करने पर दंड क्या प्रभाव व्यक्ति को मिलता है, बालक को मिलता है। एक कमरे में बालक को छोड़ दिया गया और ठंड का मौसम था। बालक को बोला गया खिड़की बंद करो, बालक ने जिद किया, कहा कि नहीं बंद करेंगे। तो प्रकृतवाद रूसो ने कहा कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो। अगर उसे ठंड और जुकाम महसूस होगा तो स्वयं जाके खिड़की बंद करेगा। लास्ट में ऐसा ही हुआ। जुकाम जब ठंड लगने लगी तो बालक स्वयं जाकर खिड़की बंद किया। तो प्रकृतवाद रूसो ने कहा कि बालक ये सीख लिया कि मुझे जुकाम और ठंड क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया हूँ, इसलिए हुआ है। ठंड है तो स्वाभाविक है, प्रकृति कहती है कि बंद कर लो, बालक बंद नहीं किया, इसलिए उसे क्षति हुई। और एक उदाहरण और है विकास अक्षति और अंतःक्रिया न स्थापित होने पर। एक जलती हुई अंगीठी है। बच्चा प्रकृति और पर्यावरण के अंतर्गत उसको छेड़छाड़ करता है। जलती हुई अंगीठी है, बच्चे को कहिए कि वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, लेकिन बच्चा की यह प्रकृति नेचर होता है कि वह दौड़ के उस चीज़ को स्पर्श करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। प्रकृति वाद रूसो ने कहा कि उसे छोड़ दो। जब एक बार वह टच कर लेगा तो जब उसका हाथ जल जाएगा तो वह सीख जाएगा, तो फिर दोबारा उसको ज़बरदस्ती हाथ ले जाइए, उसके बाद भी वह वहाँ नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो सीख गया कि इसके छूने से जलन होगी। इसलिए पर्यावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित करना ही एक सांवेगिक बुद्धि के बालक की अच्छी प्रकृति होती है, कि वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करे और संबंध स्थापित करे, अपने आप को संभावित करे इसी प्रकृति के अंतर्गत। कभी कभी अगले क्रम में और हो सकता है कि भिन्न भिन्न मनुष्य में संवेगात्मक बुद्धि जो होती है ये भिन्न भिन्न होती है। इस बात से लगता है कि सभी लोग सहमत होंगे कि भिन्न भिन्न मनुष्यों में संवेगात्मक बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि एक ही माता पिता की जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं, शारीरिक रूप से सेम है लेकिन मानसिक रूप से उनमें भिन्नता है, कार्य करने में उनकी भिन्नता है, बोलने में उनका भिन्नता है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में कहीं न कहीं भिन्नता दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार बुद्धि सेम मान सकते हैं, लेकिन सांवेगिक बुद्धि सेम नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, एक समान नहीं हो सकती।
तब डेलियन गोल्ड ने प्रकृति की बात रखा कि भिन्न भिन्न मनुष्य में सांवेगिक बुद्धि जो है भिन्न भिन्न माने अलग अलग होती है, समान नहीं हो सकती। इसको भी प्रकृति के अंतर्गत समझ गए। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। अच्छी चीज़ें नोट्स भी क्या करिए। और प्रकृति के अंतर्गत अगला पॉइंट है कि अगर संवेगात्मक बुद्धि को स्पष्ट कहा, संवेगात्मक बुद्धि को इसके तत्वों अथवा आयामों के अगर संदर्भ में देखा जाता है तो वास्तव में जो उसके तत्व हैं, डेलियन गोल्डमैन का, कूपर का, मेयर का, जॉनसन का, साल्वे का, जितने लोग तत्व को समाहित आयामों पर किया है, आयाम जो उसके हैं वह सर्वव्यापी हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यक्ति का जो तत्व है वह उसकी प्रकृति द्वारा निहित ही है। तत्व स्वरूप को ही प्रकृति का रूप दिया। परानुभूति, स्वजागरूकता, स्वव्यवस्थापन, परव्यवस्थापन, ये तत्वों की वाणी में उन्होंने समाहित किया है डेलियन गोल्डमैन ने। इसमें लास्ट पॉइंट को हम कर सकते हैं कि वास्तव में जो संवेगात्मक बुद्धि का जो मापन इसके तत्वों अथवा आयामों के मापन द्वारा किया जाता है। मतलब सांवेगिक बुद्धि का मापन भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि सांवेगिक बुद्धि को नहीं माप सकते। व्यक्ति के सांवेगिक बुद्धि का मापन भी किया जाता है। वह मापन उसके तत्वों के आधार पर और आयामों के आधार पर किया जा सकता है कि व्यक्ति में कौन कौन से तत्व निहित हैं। जैसे विदेशी कंपनी ने व्यक्ति के सांवेगिक बुद्धि का मापन किस आधार पर किया था? वह मात्र नंबर सेट के आधार पर नहीं किया था, वह किया था अपने कर्मचारियों पर यह अध्ययन करके बताया था। जितना अधिक माल जो अपनी व्यवहारिकता से, सम्यकता से, कुशलता से बेच सका, उसको कहा कि यह प्रोजेक्ट कार्य करने में इनकी सांवेगिक बुद्धि सबसे अधिक। मतलब ग्राहकों के साथ संबंध कैसा स्थापित किया, उस पर उन्होंने मापन किया। मैं मापन की बात और मापन के सूत्र भी आपको बता देंगे अगले वीडियो में। इसको अभी आज प्रकृति की बातें हम कर रहे हैं, उसके बाद ज्येष्ठ विशेषताएं की बातें करेंगे। तो प्रकृति को उन्होंने तत्वों के आधार पर मापन स्पष्ट कहा कि मापन इसके तत्व और आयामों के मापन द्वारा किया जा सकता है। जैसे बुद्धि का मापन करते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय गुण बटे वास्तविक आय और गुणित 100, ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। सेम उसी प्रकार बुद्धि सांवेगिक बुद्धि निकालने के भी सूत्र हैं। इसको मैं अगले दिन आपको बताऊंगा जब मापन की बातें आई है प्रकृति में, इसीलिए इसको हम आपको बता दें। इसी क्रम में मैंने एक बात के समक्ष रख सकते हैं कि वास्तव में क्या प्रकृति की बात, उसकी जो विशेषताएं की बात होती है, क्या सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं? मैंने कहा कि सांवेगिक बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो प्रकृति तो मैंने क्लियर कर दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में प्रकृति क्या है, उस चीज़ को क्लियर कर दिया। आज मैंने सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछता भी है। सांवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तब जब ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उसको मैंने स्पष्ट रूप से आपके समक्ष बहुत ही बारीकी से रख रहा हूँ कि वास्तव में डेलियन गोल्डमैन ने, जिसको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक माना जाता है, डेलियन गोल्डमैन ने सांवेगिक बुद्धि की जो निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है, मैं एक एक करके
आपकी इस विशेषताओं का वर्णन करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि आत्म जागृति क्या है? तत्व में भी पढ़े होंगे स्व जागरूकता, तो यहाँ आत्म जागृति की बातें आई हैं। जैसे ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेगों की ठीक से पहचान होती है। जो व्यक्ति आत्म जागृत होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग का बहुत ही बारीकी से जानकारी होती है और पहचान भी होती है। वो अपने संवेग को स्वयं पहचानता है। ऐसा नहीं कि हम संवेग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और ये चीज़ें जिस बालक में नहीं हैं, वो बालक प्रकृति के साथ उसका क्षति होगा। इसलिए अपने संवेग को पहचानने की प्रवृत्ति या विशेषताएं सब में विद्यमान हो, ये संवेगी बुद्धि कहती है। तथा वे ये भी जानते हैं कि संवेग हमारे विचारों तथा व्यवहारों को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऐसे बालक जो पहचान कर लेते हैं संवेग, तो वो भी जानते हैं कि संवेग हमारे विचार और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। संवेग से व्यक्ति का विचार अत्यधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति में दिन प्रतिदिन घृणा, पाप, द्वेष अगर भरा हो तो वो व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। डेलियन गोल्डमैन ने कहा है संवेगी बुद्धि में कि अगर निरर्थक है, उसके विचार निरर्थक हैं। संवेग से व्यक्ति का विचार प्रभावित होता है, और क्या व्यवहार किस प्रकार प्रभावित होता है ये आप जानते हैं कि व्यवहार में भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ परिवर्तन होते रहते हैं और वह प्रभावित होता है संवेग। व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं कमियों के बारे में भी बेखूबी जानता है कि हमारे अंदर जो क्षमता है, क्या कमी है, उसको बहुत बारीकी से जानता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है, बिल्कुल जानता है। संवेगी बुद्धि जिसके अंदर संवेग है, वो अपने अंदर क्षमता भी जानता है कि हमारे अंदर क्षमता कितनी है और कमियां क्या क्या हैं, इसको भी बहुत ही बखूबी के कारण बारीकी से जानता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर क्या कमी है, व्यक्ति उसको महसूस करता है, लेकिन अगर दूसरे के सामने रखना पड़ता है तो अपनी कमी को छिपाता है। कमियां अपने अंदर आप कब तक छिपाए रहेंगे? डेलियन गोल्डमैन ने कहता है कि एक ना एक दिन आपके अंदर जो कमी है वह उभरकर पब्लिक के सामने आ ही जाएगी। इसलिए अपनी कमियों को छिपाना आपका मूर्खता नहीं कहा जा सकता। आपके अंदर जो कमी है उसको बारीकी से किसी के सामने रख सकते हैं। अगला हो सकता है कि वो आपकी कमी में को शेयर करके उसका कुछ न कुछ रास्ता बता भी सकता है और कमियां वह दूर हो सकती हैं। इसीलिए कमी को छिपाना बड़ी अच्छी बात नहीं है। अपनी गलतियों को छिपाना बहुत अच्छी बात नहीं है। गलती को व्यक्ति महान वही होता है जो अपनी कमियों को सहर्ष स्वीकार कर लेता हो। ये आत्मजागृति की बात होती है। और तथा आत्मविश्वास में पूर्ण होते हैं। से व्यक्ति में जो है आत्मविश्वास का पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, वह सांवेगी बुद्धि के द्वारा। वे अपनी क्षमताओं को स्वयं ऊपरी हावी नहीं होने देते। उसके अंदर जो अपनी भावना को स्वयं के ऊपर हावी नहीं होने देते। संवेग अंदर है, लेकिन अपनी भावनाओं पर वह ऐसी चीज़ें नहीं दिखने देते कि ये संवेग में है।
ये सांवेगिक बुद्धि की ही देन है। अंदर कष्ट है लेकिन सांवेगिक बुद्धि उस कष्ट को अभिव्यक्त नहीं करने देती है और वो अपना काम सहज कार्य ढंग से निकाल लेते हैं तथा उन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और उस पर वह पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति के संवेगात्मक बुद्धि की अच्छी पहचान हो जाए, जिस व्यक्ति के अंदर, वह अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अंतःदृष्टि पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे मनुष्य बालक व्यक्ति को अपनी अंतःदृष्टि पर पूर्ण विश्वास होता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने, वुल्फगंग कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसी भी कार्य, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, किसी भी कार्य को लगातार करते रहने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। किसी दिन एकाएक सफलता मिल जाती है, मतलब कि आपके अंदर सूझ विकसित हो जाती है और सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत मनमानुष में किया था, चिपंजियों पर किया था। उसको सूझ के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका संवेग दूर हुआ। इसलिए क्या व्यवहार स्थापित किया, दोनों में संबंध स्थापित करना, उसे सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो सांवेगिक बुद्धि वाले बालकों में, व्यक्तियों में अंतर्दृष्टीय सूझ पूर्ण रूप से अंतर्दृष्टीय पूर्ण रूप से विश्वास होता है, अंतर्दृष्टि का पूर्ण रूप विश्वास होता भी है और वे स्वयं ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं, अपना भी ईमानदारी से मूल्यांकन और दूसरों का भी ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं। आत्मजागृति वाले व्यक्ति जब उन्होंने ऐसी बातें कहा कि वह स्वयं अपना ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं, इसलिए अधिकांश लोग की बातें कहा, इसलिए अधिकांश लोग आत्मजागृति जिसे कहते हैं ज्ञान, आत्मजागृति को ज्ञान से भी प्रभावित कर सकते हैं। आत्मजागृति को सांवेगिक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण भाग जानते हैं और माना भी जाता है कि व्यक्ति के आत्मजागृति सांवेगिक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आत्मजागृति से जो अपने स्वयं को देखे और दूसरे के अनुसार अपना कार्य करे, वही आत्मजागृति की बात होती है। क्या है आत्मजागृति? ये तो है अपने को पहचाने, इसके बाद दूसरों पर विचार करें। डेलियन गोलमैन ने पहला विशेषता आत्मजागृति बताई। ठीक उन्होंने दूसरी विशेषताओं को उन्होंने रखा कि वास्तव में इसी क्रम में दूसरी विशेषता की बातें कहा कि आत्मनियंत्रण, आत्मजागृति, और दूसरी विशेषता को उन्होंने कहा कि आत्मनियंत्रण। पॉइंट से ही लगता है इस प्रकार की योग्यता से तात्पर्य भी समझ रहे हैं कि आत्मनियंत्रण किस पर आत्मनियंत्रण? संवेगों पर, स्वाभाविक है, क्या और कोई संवेगों तथा उत्तेजनाओं पर? जो आपके अंदर संवेग हों, जो आपके अंदर उत्तेजना हो, उस पर तो ही आत्मनियंत्रण। और आत्मनियंत्रण से है संवेगों और उत्तेजनाओं को नियंत्रित या नियंत्रण से है, उस पर नियंत्रण पाइए, उसको रोकिए। ऐसे व्यक्ति जो आत्मनियंत्रित होते हैं, सोच का कि
ऐसे व्यक्ति जो आत्मनियंत्रित होते हैं वे आसानी से क्रोधित नहीं होते हैं। स्पष्ट कहा कि जिस व्यक्ति पर अपने आप पर आत्मनियंत्रण होता है वह व्यक्ति आसानी से क्रोधित नहीं होता। कभी कभी क्रोधित हो जाता है एक आध बार, ऐसे व्यक्ति जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं जो अपने आप संवेगों पर नियंत्रण करते हैं। क्या क्रोध आप लोगों को नहीं आता है? कितने लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं कि एक दो दिन तक भोजन भी नहीं करते हैं। अबे परिवार में हमसे आपसे बोलाचाली हुआ है, हमसे आप क्रोधित हैं, आपसे मैं क्रोधित हूँ, लेकिन भोजन तो कुछ नहीं, भोजन बेचारा तो कुछ नहीं किया है कि भोजन बना है आप उससे क्रोध कर रहे हैं। क्या ये अच्छे संवेग और क्रोध आत्मनियंत्रण का पहचान है? नहीं। भोजन से कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। देखिए अक्सर लोग भोजन से क्रोधित हो जाते हैं, अब भोजन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, संवेग पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए भोजन के साथ क्रोध उत्पन्न करते हैं। कहावत नहीं, क्रोध अपने को ही खाता है, अपने को ही बर्बाद करता है, अपने ही स्वास्थ्य को बर्बाद करता है। क्रोध दूसरे को नहीं खाता है, स्वयं को खाता है। इसलिए अपने क्रोधों पर आप नियंत्रित रखिए। और जो सांवेगिक बुद्धि वाले बालक होते हैं जल्दी क्रोधित नहीं होते। तो इसलिए जब अपने आप के क्रोध पर नियंत्रण नहीं है तो आप दूसरे के क्रोध को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो वह जल्दी आत्मनियंत्रण होते हैं और जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं। और ये बात न ही ईर्ष्या करते हैं। सांवेगिक बुद्धि वाले बालक जिस पर अपने आप पर नियंत्रण है वह ईर्ष्या दूसरों से नहीं रखते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं। अगर ईर्ष्या और द्वेष रखने लगें तो क्या होगा? उस सांवेगिक बुद्धि नहीं माना जाएगा। और इतना ही, और न ही उत्तेजित होते हैं और किसी कार्य और बात को लेकर अपने आप में उत्तेजना की भावना उसमें नहीं होती है। बहुत निर्बल स्वभाव से। देखते हैं ना कितने लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनका स्वभाव देखिए इनमें निर्बल, लगेगा कि इनके पास कुछ है ही नहीं। तो क्या है? उस पर अपने आप पर नियंत्रण है। बहुत अच्छे व्यक्ति बहुत टूट कर नहीं बोलते हैं, क्रोधित से नहीं बोलते हैं। जैसे पानी जैसा बोली उनकी होती है, पतली, लगेगा कि इतने बड़े आदमी यह ही नहीं, क्योंकि उत्तेजना उनमें विकसित नहीं है। हम लोगों में क्या है? और किसी में ये चीज़ें अगर विकसित हो, कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जा। जिसको आधा ज्ञान होता है वो जल्दी जल्दी छलकता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से ज्ञान जिसके पास होता है उसके पास अपने आप में आत्मनियंत्रण और उत्तेजना की भावना विकसित होती है। और वह उत्तेजना की भावना सांवेगिक बुद्धि के द्वारा ही विकसित होती है। और एक बातें उन्होंने कहा, और न ही वह लापरवाही पूर्ण होते निर्णय लेते हैं। कभी भी वह लापरवाही से किसी कार्य का निर्णय नहीं लेते। सांवेगिक बुद्धि वाले बालक किसी कार्य का लापरवाही से निर्णय नहीं लेते हैं। वह निर्णय बहुत ही अच्छे ढंग से लेते हैं। किसी चीज का निर्णय लेने के पहले वह किसी चीज का बारीकी से अध्ययन करते हैं, उस पर बारीकी से विचार करते हैं, तब उस पर निर्णय लेते हैं। न कि उनका निर्णय लापरवाहपूर्ण हो। लापरवाहपूर्ण निर्णय नहीं होता है। और आत्मनियंत्रण वाला व्यक्ति वह किसी भी कार्य को या क्रिया को करने से भली भांति उस पर विचार करते हैं। किसी भी कार्य को करने से उस पर बहुत भली भांति विचार करते हैं, बारीकी से विचार करते हैं, तब उस कार्य को करते हैं।
मुझे आपको लर्निंग देना है, लर्निंग करवाना है, तो पहले मैं बहुत बारीकी से उस चीज़ को पढ़ेंगे, इसके बाद आपके सामने उस चीज़ को रखेंगे। ये लगेगा कि हमको अपने आप पर नियंत्रण हो गया है, अपने आप पर विश्वास है कि मैं अपनी अधिगम आप लोगों के सामने बहुत प्रभावशाली तरीका से रख सकता हूँ। तब उस चीज़ को करना चाहिए और पहले उसको मैं भली भांति से पढ़ूं। सांवेगी बुद्धि वाला बालक व्यक्ति उस चीज़ को पहले भली भांति जान जाए, समझ जाए, तब वह चीज़ें दूसरे के सामने रखे और अच्छी निर्णय ले और उस पर भली भांति उस पर विचार करते हैं सांवेगी बुद्धि वाले। और आत्मनियंत्रण की गुणों के अंतर्गत, जब आत्मनियंत्रण के गुणों के अंतर्गत बात करते हैं तो वह गहन विचार, उसने आत्मनियंत्रण के गुणों के अंतर्गत उन्होंने गहन विचार, सहज परिवर्तन, सामंजस्य तथा न करने की योग्यता आदि आते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ये गहन विचार और सहज परिवर्तन की योग्यता उनमें विकसित नहीं होती, असमंजस तथा न करने की योग्यता आदि आते हैं। सामंजस्य करने की योग्यता उसमें कूट कूट के भरी हुई है, न करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होती ही नहीं सांवेगी बुद्धि वाले बालक, कि हम ये चीज़ को नहीं करूँगा, हम इस चीज़ को नहीं करूँगा, ये चीज़ें उसमें विकसित होती ही नहीं है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने, डेलियन गोल्डमैन ने कहा कि अतः मैं सांवेगिक बुद्धि से कहा कि अतः सांवेगिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति, कितनी अच्छी बातें कहा कि सांवेगिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति, ये नहीं कि सांवेगिक बुद्धि से जितनी बातें अब तक बताए हैं आत्मनियंत्रण पर, उससे मतलब कि संपन्न न हो सभी लोग। इसीलिए कहा कि सांवेगिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति अपनी भावनाओं को, कितनी अस्पष्ट, अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करता है। जो सांवेगिक बुद्धि के संपन्न व्यक्ति होता है अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करता है और पहल भी करता है तथा बदलती हुई परिस्थिति से वह सामंजस्य स्थापित कर देता है। स्पष्ट बात है कि जो बदलती हुई परिस्थिति है उसके साथ वह सामंजस्य स्थापित करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि परिस्थिति के साथ बदलना ये सांवेगिक बुद्धि की पहचान है। इसलिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि उसमें बार बार परिवर्तन होते हैं। तो इसीलिए सांवेगिक बुद्धि वाला व्यक्ति जो है परिस्थिति और समय के अनुसार वह अपने संवेग में, अपने व्यवहार में, अपने उत्तेजनाओं में, अपने सहनशीलताओं में वह परिवर्तन करता रहता है। यही एक सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण अपने आप पर सांवेगिक बुद्धि की दूसरी विशेषता थी। अपने आप पर आत्मनियंत्रण पाना ये अच्छे सांवेगिक बुद्धि की पहचान है। आपको बहुत पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगले क्रम में मैंने तीसरी विशेषता की बातें करेंगे कि वास्तव में जो तीसरी विशेषता की बात करेंगे वह है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन? अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा किसे कहेंगे? सांवेगिक बुद्धि में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? एक सांवेगिक बुद्धि को अभिप्रेरणा की क्या आवश्यकता है? डेलियन गोल्डमैन ने स्पष्ट कहा कि मैंने ऐसे व्यक्ति जिनमें सांवेगिक बुद्धि का स्तर प्राप्त उच्च होता है, अभिप्रेरणा में सांवेगिक स्तर
प्रायः उच्च कोटि का होता हो। प्रायः प्रेरणा से वह परिपूर्ण होते हैं। साम्वेगिक बुद्धि वाले बालक प्रेरणा से परिपूर्ण होते हैं और वह प्रेरणा बहुत ही अच्छे तरीका से उसका निर्वहन भी करते हैं। उनमें उच्च स्तर के विकासशील कार्य करने की क्षमता होती है। अभिप्रेरणा वाला व्यक्ति साम्वेगिक बुद्धि जिसके अंदर है, उन्होंने उच्च स्तर की विकासशील कार्य करने की उसके अंदर क्षमता होती है। उच्च स्तर से वह कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और विकसित होती है। वे चुनौतियों से सहर्ष स्वीकार, मतलब चुनौतियों से लड़ने के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं और स्वीकार भी रहते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। वो चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। कोई चुनौती है तो उसको स्वीकार करते हैं। और जब मैंने प्रेरणा की बातें आती हैं, स्वीकार की बातें आती हैं, साम्वेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति उसके अंदर अगर द्वेष है तो द्वेष को स्वीकार करता है कि मेरे अंदर है। और पहले तो उनमें ये द्वेष की भावना विकसित ही नहीं होती है, ये मान के चलिए। तो जब हर व्यक्ति एक दूसरे पर दोषारोपण लगाता रहता है, अपने पर नहीं। जब हमारे पर है कोई गलतियां हो जाती, कहते हैं ऐसे हो गई है, थोड़ा सा ही बातें की है, बस ऐसी गलतियां हो गई। तो जब हम अब दूसरे पर दोषारोप, तो बच्चे की थी वो प्रवृत्ति होती है कि अपनी गलतियां बार बार दूसरे पर लगाते हैं। इसीलिए साम्वेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति में द्वेष, घृणा, पाप, ये सब चीज़ें विकसित नहीं होती हैं। जिसके अंदर ये जब विकसित है तो समझिए कि साम्वेगिक बुद्धि उसके अंदर विकसित नहीं है और उन्हें परिपूर्ण अब विकासशील जैसे चुनौतियों का वो सामना स्वीकार भी करता है। और एक बातें रखा कि उनमें कार्य करने में जो आनंद का अनुभव करते हैं, इसके अंतर्गत अभिप्रेरणाएं हैं। कार्य करने की क्षमता जिसके अंतर्गत विकसित है, आत्मसम्मान की जो भावना विकसित है, वह बालक किसी भी कार्य को करने के लिए आनंद की अनुभूति महसूस करता है और वह उस कार्य को आनंदपूर्वक करता भी है। और जो व्यक्ति किसी कार्य को लापरवाही ढंग से करता है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती। एक बात कहा, ऐसे लोग हर समय जोश एवं उत्साह से भरे रहते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञानों से परिपूर्ण है, प्रेरणाओं से परिपूर्ण है, उसके अंदर जोश और ज्ञान भरा रहता है कार्य करने के प्रति। और ऐसे व्यक्ति दीर्घकालीन समस्याओं के लिए तात्कालिक परिणामों की परवाह नहीं करते। तात्कालिक परिणाम हो उसे स्वयं करते हैं, उसका परवाह नहीं करते कि मेरा परिणाम गलत आएगा कि सही आएगा। वह कार्य करते भी और उन्हीं अनदेखी को आसानी से कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। और क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य था लक्ष्य की प्राप्ति। एक साम्वेगिक बुद्धि वाले बालक का उद्देश्य सिर्फ होता है लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य को पाने के लिए हमारा कुछ भी खोजा, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं करने में वो तत्पर होता है। अगला है परा अनुभूति। आज इसको समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए हैं। परा अनुभूति साम्वेगिक बुद्धि का यह अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। जो परा अनुभूति, परा अनुभूति से अगर तात्पर्य की बातें करते हैं तो हमारे और आपके इर्द गिर्द आप उनमें अपनी पहचान बना सकें। आपके इर्द गिर्द और हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, परिवार है, समाज है, उसमें अपनी पहचान बना सकना ही परा अनुभूति है। अगर मैंने उनकी इच्छाओं और विचारों और आवश्यकताओं को आसानी से समझ सके, उनके विचार क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, और उसकी जो आवश्यकताएं हों उसको आसानी से मैं समझ पा रहा हूँ, प्रवृत्ति भी विकसित होती है।
इस गुण से युक्त जो परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग प्रबंधन के क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं, परानुभूति वाले। ऐसे लोग दूसरों को समझने में जल्दबाजी से काम नहीं लेते। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए वो जल्दबाजी से काम नहीं लेते, क्योंकि जल्दबाजी से किया हुआ कार्य गलत ही हो सकता है और वह अपना जीवन शांत एवं ईमानदारी के साथ जीते हैं। परानुभूति वाले वे मधुर संबंध बनाना चाहते हैं। परानुभूति वाले सांवेगिक बुद्धि जिसके अंदर विशेषताएं हैं, वह मधुर संबंध बनाना चाहते हैं और अपनी बातें को स्पष्ट तरीके से दूसरों के सामने रखने का प्रयास करते हैं और रखना जानते हैं। ऐसे बालक अपनी बातें दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रखना जानता है, दूसरों को प्रभावित करना भी जानते हैं। जब मैंने जैसे टीम वर्क में काम करना उन्हें को बहुत ही काम करना जानते हैं। टीम वर्क के साथ वो काम करना जानते हैं, क्योंकि समाज से जब संबंध स्थापित करेंगे तो टीम के काम करने में भी उसके आनंद की अनुभूति होती है और टीम के साथ कार्य भी करते हैं और तथा संघर्षों को सुलझाना भी जानते हैं। संघर्ष से किसी के सामने उसको सुलझाना भी जानते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति सांवेगिक की बुद्धि को सबसे बड़ा अनुभूति का रूप दिया है और उसकी विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक चेतना। सांवेगिक बुद्धि की विशेषता के अंतर्गत लास्ट पॉइंट है सामाजिक चेतना क्या है। क्या सामान्य लोग से अगर हम बातचीत करना तथा उन्हें पसंद करना सहज होता है, यही तो सामाजिक चेतना है। लोगों से समान रूप से बात करें, उसको पसंद करें, ये सामाजिक चेतना है। जिसमें अच्छी सामाजिक कुशलता हो वही तो सामाजिक चेतना है, वही तो सामाजिक बुद्धि है। ये सामाजिक बुद्धि का एक अन्य अच्छा संकेत है कि ऐसे लोग जिनमें जबरदस्त सामाजिक दक्षता होती हो, जबरदस्त सामाजिक दक्षता होती हो, वे अपनी सफलताओं पर केंद्रित होने के स्थान पर पहले दूसरों की सहायता में विश्वास रखते हैं, पहले दूसरों की सहायता में करने का विश्वास रखते हैं। सामाजिक चेतना होंगी ताकि वे उन्नति कर सके और समाज में चमक सके। इसलिए दूसरों के प्रति उनकी भावना बहुत प्रबल होती है, सामाजिक चेतना बहुत प्रबल होती है। ऐसे लोग झगड़ों को आसानी से निपटा लेते हैं। सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति झगड़ों को बहुत आसानी से निपटा लेते हैं, आसानी से बात को प्रभावशाली तरीके से दूसरे तक पहुंचाते भी हैं। किसी भी बात को वह आसानी से दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपनी बात तो पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन दूसरों की बात भी पहुंचाने की तरीका उनमें शैली विकसित होती है तथा अच्छे संबंधों को बनाने तथा बनाए रखने में निपुण साबित होते हैं। व्यक्ति अच्छे संबंध को बनाने में निपुणता हासिल करता है और निपुण भी होते हैं। इन्हें अगर किसी समूह या संगठन की शक्ति, जिसे कहते हैं गतिकी, का पूरा ज्ञान होता है, किसी संबंध संगठन के बारे में उसे गतिकी रूप से पूरा ज्ञान होता है। इस प्रकार किसी भी समूह के नेता में अपने अंदर की जो नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए, किसी भी नेता के अंदर जो चीज़ें हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उसके नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए सांवेगिक बुद्धि एक ही रास्ता हो सकती है,
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वह अपने अभिव्यक्ति को किस बुद्धि के द्वारा समाज में अभिव्यक्त करें। नीति लोग वह क्या करते हैं, सांवेगिक बुद्धि के द्वारा ही विकसित करते हैं, आत्मचेतना के द्वारा ही विकसित करते हैं। इसलिए सांवेगिक बुद्धि का लास्ट विशेषता थी सामाजिक चेतना। अपने भावों को नेताओं ने सांवेगिक बुद्धि के द्वारा ही समाज में विकसित करते हैं। आज मैं यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ। अगले दिन मैं दूसरी टॉपिक लेकर उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।